ये उत्तराखंड राज्य में आंदोलन के समय भी इनका काफ़ी एक्टिव रोल रहा था। उसके पश्चात उत्तराखंड के बने हुए जो 20 साल हो गए हैं, इन्होंने उत्तराखंड की राजनीति को अपने बहुत करीब से देखा है और सामाजिक कार्यों में ये बहुत लंबे समय से अनवरत प्रयासरत रहे हैं। पीत्री थपलिया जी, आपसे मेरा ये प्रश्न था सर, क्या उत्तराखंड के अंदर नेताओं के पास उत्तराखंड को लेके विजन नहीं है? देखिए ओझा साहब, ये जो सवाल है बहुत गंभीर भी है और इसके आंसर पहले ही हमारे पास है कि जब ये राज्य का निर्माण हुआ था तो हमें सबसे पहला मुख्यमंत्री जो मिले थे नित्यानंद स्वामी, वो उत्तर प्रदेश विधान परिषद के अध्यक्ष थे। वो एक ऐसे अनुभवी व्यक्ति थे कि उन्होंने आते ही यहाँ इस राज्य को भू कानून दे दिया, जो यहाँ के लोगों की निरंतर मांग होती थी। वो दीगर बात है कि आज जो त्रिवेंद्र रावत रहे यहाँ के पहाड़ी मुख्यमंत्री, उन्होंने उसको खत्म कर दिया। उसके बाद आपने देखा कि नारायण दत्त तिवारी जैसा व्यक्तित्व इस राज्य को मिला, जो केंद्र में बहुत बड़े मंत्रालय उन्होंने, उद्योग मंत्रालय तक उन्होंने किए थे और उनके नीचे मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री बने थे इस देश के, वो उनके अधिकारी रहे। वो उत्तर प्रदेश के, इतने बड़े उत्तर प्रदेश के 2-2 बार मुख्यमंत्री रहे। ऐसा व्यक्ति भी इस राज्य को मिला। उन्हें फिर आपने देखा होगा कि खंडूरी जी भी एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनको एक बहुत बड़ा ज्ञान था, क्योंकि वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से थे फौज में, और उनको वो देखते ही पुल का जब ऐसे देखते थे तो समझ जाते थे कि इस पुल में कितना बजरी, कितना सीमेंट मिला हुआ है, कैसी ये रोड बनी हुई है। उनको फाइल देखने का अनुभव था, क्योंकि आपने एक चीज जरूर मैं चुभती है मेरे दिल में कि जो उत्तराखंड में मंत्री आए हैं, जो नेताओं की एक जमात आई है, उन नेताओं को इतने कमजोर नेता हम लोगों ने अपने विधानसभा में भेजे कि जो फाइल देखना नहीं जानते। और विकास की नींव फाइल में पड़ती है। अगर आपको फाइल देखने नहीं आती तो आप अपने अधिकारियों को नियंत्रित कर ही नहीं सकते। तो एक रीजन ये है कि हमारे जैसे तिवारी जैसे दिग्गज पुरुष मिले, उन्होंने उद्योग यहाँ लगवाए। क्या करते, उन्होंने 5 साल के अपने कार्यकाल में जो काम भी किए, तो ये आगे जाकर हमें जो औद्योगिक नीति, जो कंसेशन यहाँ पे मिला था पैकेज, वो खत्म कर दिया सरकारों ने, तो हम क्या करें। मैं अपने प्रश्न पे फिर दोबारा आता हूँ। जो विजनरी नेता आए उत्तराखंड को, ऐसा नहीं है जैसा आप कहना चाह रहे हैं कि उत्तराखंड को विजनरी नेता मिले, खंडूरी जी मिले, नारायण दत्त तिवारी जी मिले, तो क्या जो बाद के नेता आए उन्होंने ये पुराने नेतृत्व था उनके किए धरे को खराब कर दिया? बिल्कुल खराब किया। आप ये देखिए, जब इस राज्य को नित्यानंद स्वामी जैसा व्यक्ति मिला तो उसको मैदानी मैदानी कहकर हमने 1 साल के अंदर कुर्सी से बेदखल कर दिया और वो थोप दिया। कोश्यारी जैसे व्यक्ति जो महामहिम बने हुए समय, कोश्यारी जी को कोई बड़ा अनुभव नहीं था। वो मेरे सामने सामने किस तरह से वो शिशु मंदिर के और आरएसएस की ब्रांच से निकलकर और आज इस देश के भाग्य विधाता तक बन गए हैं। दूसरा अनुभवी व्यक्ति आया, तिवारी जी। 5 साल के कार्यकाल में बिलियन के रूप में हरीश रावत जिस तरह से उनको अनस्टेबल करता रहा, वो हमने देखा। उनको कभी भी चैन की नींद नहीं सोने दी हरीश रावत जी ने, नारायण तिवारी जी को। फिर आपने देखा कि खंडूरी जी आए। जैसे खंडूरी जी मुख्यमंत्री की कुर्सी में बैठे, पहले दिन कोप भवन में चले गए कोश्यारी जी। क्या गाली दी उन्होंने, मेरे सामने उन्होंने खंडूरी जी को गाली दी। और उसके बाद खंडूरी जी ले दे के जब कुर्सी बैठे और राज्य को संभालने लगे, इसकी रूपरेखा बनाने लगे, रोड मैप बनाने लगे, तो माफियों के इशारों से आप निसंग ने उनको फेंक दिया बाहर। यहाँ पे व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा राज्य के ऊपर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। आप ऐसा सोचते हैं जो नए नेता आ रहे हैं, जो नई पौधारी है, उनके अंदर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा ज्यादा है और उत्तराखंड के प्रति सोच कम है, विजन कम है? वर्तमान मुख्यमंत्री के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वर्तमान में जो भी राजनीति उत्तराखंड की शुरुआत से चल रही है और आज तक तीरथ सिंह के पीरियड तक
ताश की पत्तों की तरह जिस तरह से मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं, इस राज्य का दुर्भाग्य है। और उसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले है, वो रोल प्ले है माफियाओं का। उत्तराखंड माफिया संचालित राज्य है और यूपी के टाइम से ही माफिया की हमेशा माफिया, आपने देखा होगा कि कितना बड़ा साम्राज्य पौटी चड्ढा ने उत्तराखंड के माध्यम से, खनन के माध्यम से खड़ा किया, शराब के माध्यम से। सब जानते हैं इस बात में, इस बात को सब जानते हैं कि यूपी का माफिया के लिए सबसे बड़ा खेल का मैदान उत्तराखंड रहा है। यही कुछ उत्तराखंड का दुर्भाग्य रहा है। और जो पहाड़ के नेता आए, उनके जाल में फंसे उन माफियों की, और अगर जो नहीं फंसा उसको उन्होंने उठा के सड़क में फेंकवा दिया। ये असली राजनीति इस उत्तराखंड की है। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं ओझा साहब, स्पष्ट रूप में, आज जो मुख्यमंत्री आया है, इसका टारगेट इस राज्य को विकास के लिए आगे बढ़ाना नहीं है। इसका टारगेट है 2022 के लिए 100 करोड़ रुपए कलेक्शन करके पार्टी फंड में देना, जिससे कि 2022 का चुनाव को एक धन बल के आधार पे इस राज्य में संचालित किया जा सके। ये खुलेआम से मैं बोल रहा हूं। आप देखेंगे कि इस समय किस तरह से जनता को, इस राज्य की भोली भाली जनता को किस तरह से धुआं में फैलाया जा रहा है कि यहां तो भगवान का राज्य है, यानी भगवान की तौर से। आपने उनके होर्डिंग देखिए, हजारों मतलब करोड़ों रुपए के होर्डिंग लग गए एक रात के अंदर। और उन होर्डिंग को देखिए आप, प्रधानमंत्री तीरथ, हाई कमांड मिसिंग, उत्तराखंड की जनता, कार्यकर्ता, तमाम नेता मिसिंग। इसका मतलब एक भगवान के लिए एक भगत पैदा होके आया है तीरथ, और वो तीरथ तो इस पूरी जनता से कीर्तन भजन करवाएगा चुनाव तक। ये जो नकारात्मक चीजें हो रही है, इसको हम थोड़ा सा सकारात्मक रूप में देखने की कोशिश करते हैं। आपके नजरिए से उत्तराखंड के अंदर किस प्रकार की नीतियां हो जिससे कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, रोजगार मिलने से धन का सृजन होगा, स्कूल खुलेंगे, अस्पताल खुलेंगे। उत्तराखंड के लिए किस प्रकार की नीतियां होनी चाहिए? स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं मैं ओझा साहब, अगर मैं मुख्यमंत्री बनता हूं जी। और जिस तरह से इस राज्य को एनजीटी के पहरे के अंदर बंद कर दिया गया, शिकंजे में, किस तरह से वन अधिनियम कानून के तहत ये हमारे जंगल हमसे छीन लिए गए हैं और एनजीटी ने हमारी नदियां हमसे छीन ली गई हैं, तो मैं एक ही चीज करूंगा। मैं विवश मुख्यमंत्री न बन के इस देश की सत्ता से, इस देश के जो महान भाव हैं, कर्णधार हैं, उनसे बोलूंगा कि 13 जिलों में मुझे एक जिला दे दो, एक जिला। 12 जिलों को तुम टोटल एनजीटी के अंडर में रखो, वन अधिनियम के अंडर में रखो, मैं छूऊंगा भी नहीं। मेरे को अगर टिहरी जिला मिल गया तो मैं इस राज्य को पाल लूंगा, इस राज्य के युवाओं को अपने पांव में खड़ा करने की क्षमता मैं रखता हूं। बहुत सुंदर कपिला जी, आपसे वार्तालाप करके बहुत अच्छा लग रहा है। आप चलिए मान लेते हैं कि टिहरी जिला सरकार ने आपके अधीन कर दिया, एक क्षण के लिए मान लेते हैं, आप टिहरी को किस प्रकार से आगे ले जा सकते हैं? आप उसके लिए हल्का सा रोड मैप का थोड़ा इशारा करें। देखिए, टिहरी जिला एक ऐसा जिला है जो लोअर हिमालय से लेकर अब हायर हिमालय तक जाता है। इसका जो नीचे का हिस्सा है, जो हमारे ऋषिकेश तक छूता है, हमारी गंगा जो उतरती है तराई में, तो उस वहां से लेकर और जो पूरा आप भुत्तू घनसाली जाएंगे जहां पे खतलिंग ग्लेशियर है, वो उच्च हिमालय में। देखिए, लोगों को अभी तक टिहरी लोगों वालों को नहीं मालूम है कि खतलिंग ग्लेशियर टिहरी जिले में आता है। और उसके बाद टिहरी जिले के पास जो सबसे बड़ी संपदा है वो है टिहरी झील। और टिहरी झील इस साउथ एशिया की सबसे बड़ी झील है और वो एक मिनी समुद्र हमको मिला हुआ है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर इसका जो मच्छी पालन ही ये आधे भारत को मच्छियां, फ्रेश वाटर जिसकी बहुत डिमांड है, फ्रेश वाटर फिश, वो आधे भारत को सप्लाई करने की क्षमता रखती है टिहरी झील। टिहरी झील इतनी बड़ी, पर्यटन के लिए 4 चांद लगा सकती है टिहरी झील। पूरे भारत के पर्यटन के लिए ये आधार बन सकती है टिहरी झील। यहाँ पे पैराग्लाइडिंग की जा सकती है, यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स किए जा सकते हैं, यहाँ पे जो कैचमेंट एरिया है वहां पे युवाओं के लिए, रोजगार के लिए
पुल केंद्र खोले जा सकते हैं, कितना बड़ा आपको इमेजिन नहीं होगा। और इसके बावजूद भी 20 साल से ये झील उत्तराखंड के युवाओं के किसी काम नहीं आई, और माफियाओं ने इसका दोहन करते करते इन नेताओं को अरबपति और खरबपति बना दिया। आप ये कहना चाह रहे हैं टिहरी झील से जो आर्थिकी उत्पन्न हो सकती है उसका समुचित तरीके से उत्तराखंड के राजनेताओं ने इस्तेमाल नहीं किया। बिल्कुल। और 70% 71% वनाच्छादित क्षेत्र है उत्तराखंड के अंदर। हम वन को किस प्रकार से, वन भूमि को किस प्रकार से उत्तराखंड की आर्थिकी के लिए उपयोगी बना सकते हैं, उसके बारे में अपनी थोड़ी सी राय रखें। देखिए, वन हिमालय जो है, हिमालय पर पूरे विश्व की नजर है, और मेरा राज्य है हिमालय राज्य। जी बिल्कुल। जो लोअर हिमालय शिवालिक हिल्स में हम रहते हैं, लोग तो पहाड़ मैदान की बात करते हैं ओझा साहब, मैं कहता हूं कि पूरा का पूरा उत्तराखंड हिमालय राज्य है। और ये जहां देहरादून आपने शिवालिक रेंजेस में है, तो आप उच्च हिमालय तक हमारा राज्य गया हुआ है। और इस राज्य का हर वासी जो है, और इसमें जो पर्यावरण के नाम पे आपने जंगलों की बात की है, यहाँ पे जंगलों को वन अधिनियम 1980 जो आया था, उसमें उन्होंने रिजर्व फॉरेस्ट बनाए, और जो संबंध विच्छेद कर दिया जनता के बीच में, जंगलों के बीच में। हम अपना समझते थे, आज जंगल हम अपना नहीं समझ रहे, और ये बहुत बड़ी लड़ाई है, और इसको राजनीति नहीं समझ रही है। आज मेरा युवा मजबूर है उत्तराखंड से पलायन करने के लिए, क्योंकि पापी पेट का सवाल है। इतने सुंदर प्राकृतिक जो धरोहर प्रकृति ने हमें दी है, उस धरोहर से दूर धुओं में जाकर, गली कूचों में जाकर वो अपनी रोजी रोटी का साधन ढूंढने के लिए गया हुआ है, और हम कमबख्त मजबूर हैं इस राजनीति के आगे बौना बने हुए। उत्तराखंड से जनता पलायन कर रही है, युवा जो है पलायन कर रहा है, और उत्तराखंड जो है वो सीमांत राज्य भी है। इसका नुकसान देश की सुरक्षा पे भी निश्चित रूप से पड़ेगा। इसके बारे में आपके क्या विचार? देखिए, सीमांत क्षेत्र में जो कोई भी राज्य आए हैं, आपने मतलब जहां राजनीति बहुत जैसे कश्मीरी है, कश्मीर के सीमांत क्षेत्र में युवाओं को मनी दी जाती है पर मंथ। और हमारे यहाँ कोई, हमारा आज की तारीख में कहने के लिए तो सीडीएस हमारा न से जो जिसके हाथ में, यानी आज देश की रक्षा सुरक्षा उत्तराखंडियों के हाथ में है कहने के लिए, लेकिन उनकी जो नजर है वो हमारी तरफ नहीं जा रही है। वो कतई ये नहीं सोच रहे हैं कि सीमाएं अगर अशांत होगी, अगर उत्तराखंड का युवा बेरोजगारी की चपेट में आकर अगर उसने गलत रास्ता अख्तियार कर लिया, तो इस देश के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। जी, मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ। निश्चित रूप से आपके साथ वार्ता करके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। आशा करते हैं आप पुनः हमारे साथ बैठेंगे, और हम उत्तराखंड के अन्य जो कठिन विषय हैं उनके ऊपर भी भविष्य में चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद ओझा साहब। मैं आज प्रिपेयर करके ही नहीं आया था, मैं ऐसे ही आगे, नहीं तो पेपर लेके आता आपके पास। Yes.